गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन टॉपिक लेकर आई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। आप देखें इसका कितना इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यूपी पीजीटी में भी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्लोबलाइजेशन से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीजीटी में, जो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं ग्लोबलाइजेशन से इस वीडियो के नीचे लिंक में आपका यूपी पीजीटी का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, 2022 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था उसका एग्ज़ाम 2026 में हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। अब आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण के बारे में चलिए आइए देखते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। ग्लोबलाइजेशन से संबंधित जो टॉपिक है ये वेरी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हर अलग अलग थिंकर ने अपनी अपनी बात कही है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई है। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से हुई है। औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट हुई है। ठीक, उसके बाद आप देखें हॉब्स लॉक रूसो ने समाज की व्याख्या अपने नए सिरे से की है। वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकता का जनक समझा जाता है। इन्हें हॉब्स लॉक रूसो को वैज्ञानिक क्रांति को आधुनिकता का जनक समझा जाता है। आधुनिकता के तात्पर्य समाज की उन स्थितियों से हैं जिसमें परस्पर व्यवहार के स्थान पर वैज्ञानिक तार्किक आधारों को काम में लिया जाता है। आधुनिकता का तात्पर्य प्रगति से लिया जाता है, जिसमें पुराने विचारों के स्थान पर नवीन ज्ञान उपलब्धियों की काम में लाया जाता है। समाजशास्त्री जॉर्ज जिर्जर आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। देखिए, जब तक आप आधुनिकता नहीं समझेंगे तब तक आप उत्तर आधुनिकता नहीं समझेंगे, और उत्तर आधुनिकता समझने के बाद ही आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आधुनिकता का अर्थ क्या है। मूल्य और विचारधारा प्रधान है। इसमें क्या बताया गया, आधुनिकता का संबंध एक खास तरह के अनुभव और एक विशेष प्रकार की संस्कृति है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनेक तरह के पहलू शामिल होते हैं। आधुनिकता में सांस्कृतिक एकाधिकार होती है। अनेक जातियाँ, भाषाएं, संस्कृति क्षेत्र होते हैं। आधुनिकता लचीलापन होता है, हमेशा नए आविष्कारों से जुड़ी एक प्रक्रिया है, या कहें एक विचार है, या कहें एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा है। आधुनिकता एक प्रकार के औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण मात्र है। यही आधुनिकता जब अत्यधिक विकसित हो जाती है तब इसे उत्तर आधुनिकता भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकता से जुड़ी हुई अनेक थिंकर हैं। आप जानते हैं उत्तर आधुनिकता से जुड़े हुए कौन कौन हैं। सस्किया सेन हैं, और मिशेल फूको हैं, हैबरमास हैं। अनेक जो हमारे विचारक हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देखें आधुनिकता में किसको किसको हम शामिल करेंगे। आधुनिकता में पार्सन्स हैं, एंथोनी गिडिंग्स हैं, गिडिंग्स हैं, और इसी तरह से हैबरमास भी हैं। अनेक थिंकर इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं चलिए आइए अब आप लोगों को मैं वैश्वीकरण से संबंधित या रूबरू करवाती हूँ। क्या है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण क्या है। ये एनसीईआरटी का
एक चैप्टर है, टॉपिक है। ये एक टॉपिक है जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी आने लगे हैं। जैसे इस बार आया था कि एक उसमें एक क्वेश्चन आया था भूमंडलीकरण से संबंधित। कई क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आप लोगों को भूमंडलीकरण से या वैश्वीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए थे, जबकि इसमें सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछ लिया गया था। ये क्वेश्चन इतना, मतलब ये पेपर पीजीटी का इतना हार्ड, इतना टफ था कि जो पीएचडी कर रहे हों बच्चे, जेआरएफ किए हों, नेट किए हों, वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए हैं। इतना हार्ड था, क्योंकि इसमें जो सिलेबस पूछा गया था ये हायर क्वालिटी के उच्च शिक्षा के सिलेबस थे, एनसीईआरटी का नहीं था, एनसीईआरटी बेस का नहीं था, ना ही सिलेबस से पूछा गया था। वैश्वीकरण इसमें टॉपिक नहीं है पीजीटी में, फिर भी आयोग के द्वारा पूछा गया। ये बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार उन विद्यार्थियों के लिए हुआ है जिन्होंने सिर्फ पीजीटी का सिलेबस पूरा किया है। सिर्फ पीजीटी का सिलेबस करने से अब हम लोग पीजीटी क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों को पीजीटी का सिलेबस पूरा करना है, यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा करना है, पीएचडी की जो सिलेबस है उसको भी देखना है, जीआईसी जीडीसी का भी सिलेबस देखना है, तब कहीं जाकर हम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ये बहुत, मतलब आयोग के द्वारा इतना घोर अन्याय किया जा रहा है विद्यार्थियों पर कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी। आप सब जानते होंगे इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं हमारे भारत में शिक्षा को लेकर, शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है, विद्यार्थियों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, शिक्षा आयोग के द्वारा हो रहा है। और पेपर लीक की इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, आए दिन प्रक्रिया ही कहेंगे, क्योंकि ये एक दो साल की बात नहीं है, कई सालों से ये पेपर लीक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसको ख़त्म भी नहीं किया गया है। और इसमें इतने ये बताया गया है कि जिसने जो भी पेपर लीक करेगा उसको इतने करोड़ रुपए देना पड़ेगा। फिर भी आज भी पेपर लीक हो ही जा रहा है, चाहे नीट में हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का हो। तो इस तरह से बहुत अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। तो फिर भी चलिए ठीक है, अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर अपना लक्ष्य निर्धारण ही कर लिए हैं कि हम लोगों को नौकरी लेना है, तो अंतिम लक्ष्य तक, यानी अंतिम समय तक हम लोगों को अपना ये लक्ष्य पूरा रखना चाहिए। इन सब नेगेटिव बातों पे मत ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान देते हुए हमें नेक्स्ट, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार सही, यही मानकर हम अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। आने वाले पीजीटी 2026 में जो वैकेंसियाँ आ रही हैं 2024 2024 या 2400, सॉरी 20,000 प्लस जो वैकेंसियाँ आ रही हैं यूपी पीजीटी 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 और टीजीटी का, और इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, हायर क्वालिफिकेशन का। तो इस तरह से आप देखें कि इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बस एक आशा की किरण अपने अंदर जगाइए और अपने आप को एक मोटिवेट करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। बहुत कुछ हम लोगों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, वो हम देख ही रहे हैं, फिर भी बहुत से विद्यार्थी चयनित भी हो रहे हैं, उन सबको भी देखिए। जहाँ आशा की किरण 20% 25-30% रह गया है, वहाँ निराशा हम लोगों के 70% हो गई है। तो निराशा पे ना ध्यान रखते हुए आशा पर ध्यान रखें। अब हमें पॉजिटिव सोचना है, आशावादी बने। आइए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है। ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का एक स्थायी स्तर से संपूर्ण विश्व तक विस्तार है। एलपीजी आप जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1980 के दशक में आया। यानी ये 1980 के दशक में कब आया था? विश्व में आया था।
ठीक। लेकिन भारत में कब आया था? 24 जुलाई 1991 में तेजी पकड़ी गई है। वैश्वीकरण को भारत के दृष्टिकोण में वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही गई है। वैश्वीकरण हमारी वैश्विक खेल सुंदरी आदि और वैश्वीकरण सांस्कृतिक है, सामाजिक भी है। वैश्वीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? थियोडोर लेविट, जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम माना था। लेकिन समाजशास्त्र में वैश्वीकरण के जनक के रूप में रॉबर्टसन को माना जाता है। 1992 में रॉबर्टसन ने ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर ये बुक उन्होंने लिखी थी, उनकी ये बुक है। अगला है वैश्वीकरण अन्य प्रारंभिक सामाजिक विचारक कौन कौन से हैं? ये मेलकॉम वाटसन है, जो 1995 में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्टावियानी ने 1995 में अपनी बुक लिखी थी थियोडोर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये उनकी बुक है। और देखें अगला 1991 में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पर एक बुक लिखी, ग्लोबल सिटी, सस्किया सेन। उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन, टोक्यो आदि शहरों के बारे में बताया है, सस्किया सेन ने। 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग कनाडा के एक लेखक थे, मार्शल मैकलुहान, उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है रोनाल्ड रॉबर्टसन ने क्या कहा है? रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण एवं आधुनिकतावाद से जुड़ी है। यह विश्व से सिमटने और एमिक विश्व की चेतना को इंगित करती है। अन्य शब्दों में दुनिया का संपीड़न और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की तीव्रता है। सांस्कृतिक एकरूपता की अवधारणा भी उन्होंने दी है। आप जानते हैं मेलकम वाटसन ने भी दी है। इन्हें वैश्वीकरण की आधुनिकता और आधुनिकवाद से जुड़ी हुई है, ये इनकी परिभाषा है। ठीक है। अगला उन्होंने क्या है कि हम वैश्वीकरण को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भौगोलिक सीमाओं के बंधन से कमज़ोर हो जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर भौगोलिक सीमाओं के बंधन कमज़ोर हो जाते हैं, वाटसन ने कहा है। अगला वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1883 में। ऐसा द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में थियोडोर लेविट ने किया था। फिर एंथोनी गिडिंग्स ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहा है? विश्व की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को ही वैश्वीकरण में समय स्थान की बाधाओं को समाप्त करना, राष्ट्र राज्यों के मध्य निर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया माना है। अगला क्वेश्चन क्या है? और उन्होंने वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया जिसमें वैश्विक, स्थानीय, द्वंद्वात्मक और नई असमानताएं पाई जाती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। अब आइए देखते हैं उर्लिच बेक क्या कहते हैं। उर्लिच बेक कहते हैं यह न केवल स्थानीय समाज तक पहुंचता है बल्कि हमारे निजी जीवन में भी दखल देता है। इसी तरह से मेघराज देसाई ने भी इसके बारे में कहा है। वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता है और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण भी माना जाता है। आइए देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या हैं। इसमें विचार, पूंजी, श्रम, वस्तु, सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। विश्वव्यापी संस्कृति का एक सजातीय प्रक्रिया है। राष्ट्र राज्य का स्वरूप लोक कल्याण से न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संगठनों का नियमों का उदय। और अगला पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभुत्व, बाजार का प्रभुत्व। इस तरह से उन्होंने ये दिया है विशेषताएं। वैश्वीकरण का कारण क्या है? आइए देखते हैं वैश्वीकरण का कारण। सूचना और संचार का विस्तार हुआ इसलिए वैश्वीकरण आया। राजनीति में वैश्वीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का विकास हुआ है। पराराष्ट्रीय निगम कंपनियों के कारण, उदारीकरण के कारण, यातायात के साधनों में तीव्र गति के कारण और ऋण और संकट के कारण। इसी तरह से मैनुअल कैसेल्स के अनुसार वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय कार उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और विज्ञान प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण, वैश्विक वित्तीय बाजार, ये सब इनके कारण हैं। आइए देखते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है बच्चों, फिर भी दिख रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, जोसेफ एंड सिग्लिट्ज ने दिया है। जोसेफ एंड सिग्लिट्ज, ये उनकी बुक है। थॉमस फ्रीडमैन ने द लेक्सेस एंड द ऑलिव ट्री 1919 में उन्होंने दी है। वैश्वीकरण को विभिन्न देशों के बीच विशेष रूप से आर्थिक अंतर, निर्भरता की स्थापना और गहनता के रूप में भी देखा है। नेक्स्ट आगे देखें।
वैश्वीकरण शब्द निर्माण करने का श्रेय अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट को जाता है। उनको अपना लेख बाजारों का वैश्वीकरण 1993 में इसका इस्तेमाल किया है। शब्द का प्रयोग जोहान्स वर्ग 1909 में उन्होंने किया था। 9 अगस्त 1995 में भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं एंथोनी गिडिंग्स ने कौन कौन सी बुक्स में वैश्वीकरण की बात की है। 1990 में द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडिंग्स, 1999 में रनअवे वर्ल्ड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज रीथिंकिंग आवर लाइफ, दोनों में ग्लोबलाइजेशन की उन्होंने बात की है। 1991 में मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, आधुनिकता उत्तर आधुनिकता में उन्होंने बात की। ये तीनों जो बुक्स हैं ये किसकी हैं? ये एंथोनी गिडिंग्स की बुक है। ठीक, अब आइए देखते हैं ग्लोबल कल्चर, न्यू फंक्शनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ये फीदर स्टोन की बुक है। ये फीदर स्टोन है। बर्नस्टीन और स्क्लेयर ने क्या कहा है, देखते हैं। चलिए, बर्नस्टीन और स्क्लेयर ने कहा है वैश्वीकरण का प्रमुख कारण पूंजीवाद को माना है। यानी बर्नस्टीन और इन्होंने सिर्फ पूंजीवाद को ही महत्वपूर्ण माना है वैश्वीकरण के लिए। रोजे ने उन्हें क्या कहा है? रोजे ने उन्हें कहा है कि तकनीकी तंत्र को महत्वपूर्ण माना है। गाल्पिन ने किसे माना है? इन्होंने राजनीतिक कारण को माना है। मार्शल मैकलुहान, इन्होंने क्या कहा है? मार्शल मैकलुहान ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार और मीडिया को उन्होंने वैश्वीकरण का कारण माना। ओहमे ने कहा है वैश्विक बाजार को वैश्वीकरण का प्रमुख कारण, ओहमे ने वैश्विक बाजार को माना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो थिंकर के जो कॉन्सेप्ट हैं और थिंकर के जो इसमें दिए हुए हैं उनकी परिभाषाएं आप उनको याद कर लीजिएगा, और तभी आप लोगों का ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है जब क्लियर हो जाएगा तभी आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। क्योंकि आयोग बहुत ही घुमा फिराकर क्वेश्चन का आंसर पूछता है और बहुत घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आपको देना है और आपको कॉन्सेप्ट के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और मेरी वीडियो को आपको कैसी लगी मेरी वीडियो पर कमेंट करिएगा। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप इसमें या कोई कमी हो वो भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, समय दिया और सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।